गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो लेक्चर में हमें मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल टॉपिक है। और इस विषय में या इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं उनका शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत बेसिकली हम दो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। एक होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक है लसीका परिसंचरण तंत्र, जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे शरीर के। अब इस रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमको रुधिर के सभी संयोजक, जितने भी संयोजक पदार्थ होते हैं रुधिर के, उनका अध्ययन करना है। जैसे ब्लड प्लाज्मा, इसके बाद जो विभिन्न ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। इसके बाद इनको पंप करने के लिए जो हमारा हार्ट है, हार्ट की वर्किंग, विभिन्न प्रकार की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका अध्ययन भी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और अंततः हम पढ़ेंगे लसीका परिसंचरण तंत्र के बारे में। लेकिन उसके पहले शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं परिसंचरण तंत्र के बारे में कि अलग अलग जीवों में कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। परिसंचरण तंत्र जंतु शरीर में एक विस्तृत तंत्र होता है जिसका कार्य शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य उद्देश्य है हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना। जैसे पचे हुए पोषण पदार्थों, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि का परिसंचरण तंत्र द्वारा ही एक ऊतक से दूसरे ऊतकों में आदान प्रदान होता रहता है। अब विभिन्न प्रकार के जंतुओं में ये जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इस खुले परिसंचरण तंत्र में ऊतक द्रव्य तथा रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है जो सब मिलकर होमोसील गुहा बनाते हैं। इनका तरल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता। यहां पर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इस वजह से यह तरल लाल नहीं होता। अतः इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। ये जो तरल है ये कहलाता है हीमोलिम्फ। जैसे अधिकांशतः ऑर्थोपोडा संघ के जीव और स्फेलोपोडा संघ के जीवों में इस प्रकार का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में बेसिकली आ जाएगी मकड़ी, ठीक है। और स्फेलोपोडा संघ के जो जीव होते हैं इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। तो इन प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब अपन बात करने जा रहे हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। तो इस परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है वो नालिकाओं में बहता है, जो शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, क्योंकि रुधिर बह रहा है नालिकाओं में। रुधिर का आना व जाना सिर्फ नालिकाओं द्वारा होता है। जैसे एनिलिडा और कॉर्डेटा संघ के जीव। एनिलिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवर्म, मतलब केंचुआ। जो केंचुए होते हैं, केंचुओं में इस प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और कॉर्डेटा संघ के जीव, इसमें सभी प्रकार के एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। मानव भी इसी श्रेणी का एक जीव है। अतः हमारे शरीर में भी जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। और कहा जाता है कि यह सबसे उपयुक्त तरीका है शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का। कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र। अब इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र और क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो एक जो ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें हार्ट तो होगा जीवों में,
लेकिन जो रुधिर है, रुधिर तो होगा नहीं, रुधिर की जगह पर जो द्रव होता है इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, और हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग लाल नहीं होगा। ठीक है, ये एक चित्र बना हुआ है ग्रासोपर का, टिड्डी। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है उसमें आप देखिए कि जो फ्लूइड फ्लो होगा वो खुले रूप में फ्लो होगा, जबकि ये जो डायग्राम दिया है ये है एक बंद परिसंचरण तंत्र का, जिसमें एक हार्ट है और हार्ट ब्लड को पंप करेगा, लेकिन वो जो ब्लड है वो बंद नालिकाओं में फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल एक एनिलिडा संघ के जीव का, और ये एग्जाम्पल हो गया एक कॉर्डेटा संघ के जीव का। ठीक है, जिसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक बंद परिसंचरण तंत्र का। ठीक है, सीधी सी बात है, खुले परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर के स्थान पर जो द्रव रहता है वो पंप तो होता है पूरे शरीर में, लेकिन वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहेगा, वो सीधे ऊतकों के संपर्क में रहेगा। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रुधिर बंद नालिकाओं में बहता है, जो विभिन्न कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ऊतकों के संपर्क में रहेगा। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसा कि अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें दो प्रकार के तरल होते हैं, एक होता है रुधिर और एक होता है लसीका। रुधिर तो फिर भी बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन लसीका को समझना बहुत आवश्यक है। अतः हमें दो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना है। एक हो जाएगा आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और विभिन्न प्रकार के ब्लड वेसल्स के बारे में, अर्थात इसके अंतर्गत हम आर्टरीज और वीन्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और दूसरा है लसीका परिसंचरण तंत्र। ये जो लसीका गांठें होती है ना, ये टॉन्सिल्स के यहाँ, आर्मपिट्स के यहाँ, ठीक है, और हमारे स्टमक में। ठीक है, ये लसीका का मेन कार्य क्या होता है आखिर, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो मानवों में भी पाया जाएगा, या मानवों का परिसंचरण तंत्र एक प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र है, जिसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक आ जाएगा लसीका परिसंचरण तंत्र। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की इस रुधिर परिसंचरण तंत्र से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसे हृदय संचरण तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि रुधिर को नालिकाओं में पंप करने के कार्य हृदय के द्वारा किया जाता है। इस वजह से रुधिर परिसंचरण तंत्र ही कहलाता है हृदय परिसंचरण तंत्र। और इसको बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं किसके, रुधिर परिसंचरण तंत्र के। अब रुधिर के क्या क्या अवयव होते हैं, तो रुधिर दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है तरल प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं, और ये दोनों ही शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे प्लाज्मा के बारे में अपन डिस्कस करें तो यह हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शक अंतरकोशिकीय तरल होता है, जो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। अब प्लाज्मा का संगठन क्या होता है, तो प्लाज्मा में 91% जल होता है और शेष इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गैस आदि का संवहन करता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इनमें प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 6 से 8% तक विलेय घुले होते हैं, जो विभिन्न आयन जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के बने होते हैं। ग्लूकोज व अन्य शर्करा, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, वसा, यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थ तथा कार्बनिक अम्ल भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अब अपन बात करते हैं सीरम की। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा कि रुधिर के थक्के हेतु कारक भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, मतलब
जब कहीं पर घाव हो जाता है या हम कहीं पर कट जाते हैं तो एकदम से ब्लड बाहर आता है, और ब्लड का थक्का जमाने के लिए जो कारक हैं वो भी प्लाज्मा में उपस्थित होते। वैसे तो ब्लड प्लेटिलेट्स ये कार्य करता है, लेकिन कुछ कारक प्लाज्मा में भी उपस्थित होते, हम आगे पढ़ने वाले इन चीजों के बारे में। लेकिन प्लाज्मा का वह भाग जिसमें रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं, उस पार्ट को कहा जाता है सीरम। ये प्लाज्मा का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ब्लड को जमाने वाले पोर्शन उपस्थित नहीं होते। इन कारकों रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। मतलब रुधिर का वो वाला प्लाज्मा का वो वाला भाग जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है सीरम। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में घुले मुख्य प्रोटीन हैं फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, ये 3 मुख्य प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में रहते हैं। कौन कौन से? फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। ये प्रोटीन प्लाज्मा को गाढ़ापन प्रदान करते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से हाथों व पैरों में सूजन आ जाती है, जिसका कारण होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाने से जल का जमाव उस स्थान पर हो जाता है, और 70 से अधिक इस प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन की खोज की जा चुकी है। अब इसके अलावा प्लाज्मा में खनिज व बहुत से अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं, और ये प्लाज्मा में आयन के रूप में होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और मैंगनीज। इसके अतिरिक्त बाइकार्बोनेट्स एवं फॉस्फेट्स भी कम मात्रा में प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। एक अन्य पार्ट जो प्लाज्मा का है वो है एंटीकोगुलेंट्स। प्लाज्मा में एक मजबूत सैकेराइड एंटीप्रोथ्रोम्बिन होता है जो अधिक रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। इसे सामान्य शब्दों में हम कहते हैं हेपेरिन। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हेपेरिन एक ऐसा अवयव है प्लाज्मा का जो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जमने नहीं देता। यह प्रोथ्रोम्बिन को चोट मुक्त नालिका में सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित होने से रोकता है, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है रुधिर के थक्के का कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो परिवर्तित हो जाता है थ्रोम्बिन में। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस प्रोसेस को ये रोक देता है। अब प्लाज्मा का जो कार्य होता है वो क्या क्या है? तो यह रुधिर के विभिन्न कार्य करता है, जैसे ऊष्मा के परिवहन में सहायता करता है। मतलब हमारे शरीर में जो हीट फ्लो होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है प्लाज्मा। प्रतिरक्षी तंत्र में सहायता करता है, रुधिर में पीएच का नियमन व रखरखाव करता है, रुधिर हानि से बचाव करता है। फाइब्रिनोजिन, ये जो हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था उसमें हमने 3 प्रोटीन्स पढ़े थे। एक था फाइब्रिनोजिन, एक ग्लोब्यूलिन्स और एक एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजिन होता है, फाइब्रिनोजिन रुधिर के थक्के में सहायता करता है, ग्लोब्यूलिन्स प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है, और एल्ब्यूमिन्स ये परासरण संतुलन बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं, देखो प्लाज्मा तो हो गया हमारे रुधिर का 55% भाग। अब रुधिर का जो शेष भाग है वो 45% हिस्सा रुधिराणुओं अर्थात ब्लड सेल्स का होता है। और ये ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी अर्थात एरिथ्रोसाइट्स, एक डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, और एक रुधिर प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात एरिथ्रोसाइट्स की। तो ये तीनों रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती हैं, इसीलिए हमारे रक्त का रंग लाल होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। और केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती हैं। ये ध्यान रखने लायक बात है कि ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, सिर्फ उन्हीं के रुधिर में आरबीसी उपस्थित रहेंगी। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब हमारे शरीर की जो आरबीसी हैं उनमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, परंतु ऊंट परिवार के कुछ जीव जैसे ऊंट, जिराफ आदि की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। कस्तूरी हिरण
कि जो आरबीसी होती है उसका आकार सबसे छोटा होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर में होता है, परंतु एक सामान्य मनुष्य की आरबीसी या हमारे शरीर, जो कि हम सामान्य मनुष्य हैं, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन के लगभग होता है और लीवर में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु लीवर में जाकर होती है। और एक चीज और याद रखना कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण तो हो रहा है यकृत में, ठीक है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य में इसका निर्माण होगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो में, लेकिन ये खत्म होंगी लीवर में जाकर, इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाएगा। इनकी संख्या 4.5 से 5 मिलियन प्रति mm³ या प्रति मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है। इनकी आकृति द्विअवतल या गोल होती है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। आप याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग तो बैंगनी होता है, लेकिन इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा एक रंजक हीम 4% होता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, इस हीमोग्लोबिन के केंद्रक पर आयरन उपस्थित होता है और इसी आयरन में ऑक्सीजन को बांधने एवं मुक्त करने की क्षमता होती है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इस लोहे में ही फंसता है और ये हीमोग्लोबिन ब्लड के सहारे हमारी सेल्स के अलग अलग टिश्यूज में पहुंचता है या हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में पहुंचता है और ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है, जो कि एक अस्थायी यौगिक है और यह विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है। हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग बैंगनी होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। जन्म के समय एक शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा 23 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है, जबकि एक सामान्य पुरुष में इसकी मात्रा 14.3 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होगी, जबकि एक सामान्य महिला में इस हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.3 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिसंचरण करना होता है। अभी जो अपन ने पढ़ा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिसंचरण करना। आरबीसी की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति आरक्तता या एनीमिया का शिकार हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की मात्रा बढ़ती है, इसलिए पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके स्किन का कलर लाल होता है। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, अर्थात श्वेत रक्त कणिका की। ठीक है, इन्हें सामान्यतः कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी की जो आकृति है वो द्विअवतल या गोल है, जबकि डब्ल्यूबीसी की जो आकृति है वह अनियमित आकृति है। ठीक है, कोई ऐसा निर्धारित शेप नहीं है डब्ल्यूबीसी की आकृति का। इनमें केंद्रक होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ही इनका रंग सफेद होता है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत ही कम होती है और मनुष्य के शरीर में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो 600:1 है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है और प्रतिदिन 30% डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण सामान्यतः अस्थि मज्जा एवं थाइमस ग्रंथि की टी सेल्स में होता है।
इसके अलावा ये बहुत ही कम मात्रा में यकृत, प्लीहा एवं लिम्फ नोड्स में भी बनती हैं। WBC प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं, इसलिए प्लीहा को WBC का कब्रगाह कहा जाता है। अब शरीर में ये WBC अनेक रूपों में पाई जाती हैं, जैसे एसिडोफिल्स। इनका कार्य हमारे शरीर की एलर्जी से रक्षा करना होता है। किनका? एसिड सॉरी एसिडोफिल्स का। दूसरी है न्यूट्रोफिल्स, ये शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। तीसरा है लिम्फ नोड्स या लिम्फोसाइट्स, ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। चौथा है मोनोसाइट्स, ये भी बैक्टीरिया से ही शरीर की रक्षा करते हैं। इस प्रकार WBC का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना होता है। अब अपन बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स की। इनका मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना। केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में ही ये पाई जाती हैं। ठीक है, सिर्फ मैमल्स के रुधिर में ही ये उपस्थित होंगी। इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। स्तनियों में ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन और कुछ गोलाकार टिकिए के समान होती हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और ये अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोटिक नामक दीर्घ कोशिका में उपस्थित होती हैं और प्लीहा में जाकर ये खत्म हो जाती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना है, जिससे कि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना होने पाए। इस प्रकार यह रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है रक्त का थक्का जमने की। ठीक है, चलिए अब हमें चर्चा करना है रुधिर स्कंदन की कि क्या होता है ये रुधिर का स्कंदन। तो जिस स्थान पर हमें चोट लग जाती है उस स्थान से कुछ समय के लिए रक्त का बहाव होता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद यह बहाव बंद हो जाता है। इस रक्त के बहाव के बंद होने की ये क्रिया ही कहलाती है रक्त का स्कंदन। अब रक्त का स्कंदन होने में कौन कौन सी प्रोसेस लगती हैं वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिस भी स्थान पर हमें घाव होता है उस स्थान के रुधिर में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उस स्थान में जो रुधिर है उस रुधिर से थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाते हैं और ये थ्रोम्बोसाइट्स रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करते हैं और ये थ्रोम्बोसाइट्स अंततः परिवर्तित हो जाएंगे प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक है, तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है? सबसे पहली क्रिया यही है कि जिस स्थान पर हमें चोट लगती है उस स्थान के रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूटते हैं, रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर में उपस्थित कैल्शियम आयन एवं ट्रिप्टेज नामक एंजाइम से क्रिया करेगा और फिर ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन परिवर्तित होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं क्या हो रहा है यहां पर यह हो रहा है कि जिस स्थान पर हमें घाव हुआ था, ये जिस स्थान पर हमें चोट लगी थी, वहां पर जो थ्रोम्बोसाइट्स उपस्थित थी वो टूट गई और उनने रिएक्ट किया प्रोटीन से और अंततः ये परिवर्तित हो गए प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्रिया करी कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज नामक एंजाइम से और बनाया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ इस क्रिया में बना है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन था इसे परिवर्तित कर देगा ये सक्रिय थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब पूरा खेल इस सक्रिय थ्रोम्बिन का है।
फिर से एक बार देखिएगा, जहां में घाव हुआ था उस घाव में या उस स्थान के रुधिर में थ्रोम्बोसाइट्स उपस्थित थी। ये थ्रोम्बोसाइट्स टूट गए और ये थ्रोम्बोसाइट्स टूटने के बाद रक्त में उपस्थित प्रोटीन से रिएक्ट कर गए और इसके बाद बना प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम और ट्रिप्टेज नामक एंजाइम से जा मिला और बना क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रक्त में उपस्थित जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन था उसे सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया। अब क्या होगा, तो इसके बाद ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ये परिवर्तित होगा फाइब्रिनोजिन में, ठीक है। और ये फाइब्रिनोजिन अंततः परिवर्तित होगा फाइब्रिन में, ठीक है। और ये फाइब्रिन एक प्रकार का जाल बना देगा उस घाव में जिसमें आरबीसीज फंस जाएंगी, ठीक है। और आरबीसीज के फंसने के बाद वहां पर रक्त का स्कंदन होने लगेगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम फिर से समझते हैं। जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है जिसे हम स्कंदन कहते हैं। जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है और जब यह रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाते हैं तथा इससे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करता है तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। मतलब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स टूट गए। थ्रोम्बोसाइट्स के टूट जाने के बाद एक विशेष रासायनिक पदार्थ इन्होंने मुक्त किया और इस रासायनिक पदार्थ ने बना दिया प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यह प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। मतलब ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन था इसने रिएक्ट किया कैल्शियम से और फिर ये परिवर्तित हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन में। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन पुनः कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। तो क्रिया क्या थी हमारी क्रिया थी थ्रोम्बोप्लास्टिन जुड़ा प्रोथ्रोम्बिन से, जुड़ा कैल्शियम से और अंततः बनाया इसने थ्रोम्बिन को। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजिन पर क्रिया करता है और फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो थ्रोम्बिन बना उस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजिन पर क्रिया करी और उसे परिवर्तित कर दिया फाइब्रिन में। मतलब ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्रिया कर गया किससे, फाइब्रिनोजिन से, और इसने बना दिया फाइब्रिन को। यह फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक व सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बना देता है जिसे रुधिर का थक्का अर्थात ब्लड क्लॉट कहा जाता है। अर्थात अंततः जो पदार्थ बनता है वो है फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन जो है ये एक जाल बनाता है जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाती हैं जिसके कारण रक्त का थक्का जम जाता है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्सलेट अर्थात सोडियम व पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। मतलब जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो डायरेक्टली उसकी बॉडी में तो चढ़ता नहीं है, उसको एक थैली में भर लिया जाता है, लेकिन उस थैली में भी वो ब्लड जम सकता है और उसको जमने से रोकने के लिए उसमें ऑक्सलेट मिलाया जाता है जो कि सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट होता है। डायबिटीज के रोगियों में विटामिन के बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, इसलिए रक्त का थक्का देर से यहाँ पर जमता है। मनुष्य के रक्त का तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि शरीर का सामान्य तापमान है। सभी जीवों में बकरी के शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि इसके रक्त का तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है,
तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मनुष्यों में पाए जाने वाले विभिन्न रुधिर वर्गों के बारे में। अर्थात हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न ब्लड ग्रुप्स को। क्या होते हैं ये ब्लड ग्रुप्स और किन आधार पर इनका नाम ए बी रखा गया है। कार्ल लैंडस्टीनर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1900 में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान ना होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इस भिन्नता का कारण रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं जो आरबीसीज होती हैं, उन आरबीसीज में उपस्थित एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है, जिसे एंटीजन कहते हैं। अतः एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। और इन दोनों एंटीजन्स की उपस्थिति के कारण जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, एंटीजन ए की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप हो गया ए और एंटीजन बी की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, और जिसमें एक भी एंटीजन उपस्थित नहीं है उसका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। अब अगर हम बात करें एंटीजन ए की, तो एंटीजन ए में जो एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं वो रहेगी एंटीबॉडी बी। कभी भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए साथ साथ नहीं होंगे। अगर एंटीजन ए उपस्थित है तो एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, अब ये कैन गिव ब्लड। अब जो रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है वो किसे ब्लड दे सकता है? तो ये दे सकता है ब्लड ए को और ए बी को। और किससे ब्लड ले सकता है? तो ये ब्लड ले सकता है ए से और ओ से। ऐसे ही एंटीजन बी की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब ये जो बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। अब ये किसे ब्लड दे सकता है? तो ये बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे देगा या ए बी को दे देगा। और किससे ब्लड ले सकता है? तो ये बी से लेगा या फिर ओ से लेगा। अब अपन आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी पर। तो इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित हैं, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी है, इसीलिए इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और कैन गिव ब्लड, अब ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति वो किसे ब्लड दे सकता है? तो ये सिर्फ ए बी वाले व्यक्ति को ही ब्लड देगा। और ये किससे ब्लड ले सकता है? तो ये किसी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी, बी से भी और ओ से भी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं ओ की। इसका नाम ओ इसीलिए है क्योंकि इसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडी ए भी उपस्थित होती है और एंटीबॉडी बी भी उपस्थित होती है। इसीलिए ये किस किस को ब्लड दे सकता है? तो ये ब्लड दे सकता है ए बी को, ए को, बी को और ओ को। मतलब सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है। इसीलिए ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, जिसका कारण है कि इसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता और ले सकता है सिर्फ ओ से। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब एंटीजन एवं एंटीबॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। एंटीजन तो अभी अपन ने पढ़ा कि एंटीजन क्या है। एंटीजन एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो मानवों की आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी हम नजर मार लेते हैं दोनों के कंपैरिजन में, एंटीजन्स के और एंटीबॉडी के। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करता है। मतलब जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, या कोई वायरस है अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे शरीर में जाकर किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन का सृजन करेगा। यह प्रोटीन यौगिक उस जाति के विशिष्ट होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेशित इन्हीं प्रोटीन्स को एंटीजन्स कहा जाता है।
तो ये एक विशेष प्रकार की परिभाषा हो गई एंटीजेंस की। और शरीर में एंटीजेंस अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया स्वरूप, मतलब जब एंटीजेंस हमारे शरीर में प्रकट हुए उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। मतलब हमारा शरीर इन एंटीजेंस के विरुद्ध एक विशेष प्रकार का प्रोटीन सृजित करेगा जो विशेषतः एंटीजन से संयुक्त हो जाता है अथवा उस पर अभिक्रिया करता है, और ये एंटीबॉडी लड़ाई कर देंगी किससे? एंटीजन से। शरीर में संश्लेषित इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। तो अब समझिएगा, जब अगर कोई चीज, फॉर एन एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाएगा जिसे कहा जाएगा एंटीजन, और हमारा शरीर इसके विरोध में जो प्रतिक्रिया देगा तो उस प्रतिक्रिया स्वरूप भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निर्मित होगा जो कहलाएगी एंटीबॉडी। ठीक है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाओं में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होती हैं। अब देखिए, एंटीजेंस का सीधा संबंध है किससे? आरबीसी, जबकि एंटीबॉडी का सीधा संबंध है डब्ल्यूबीसी से। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अब मनुष्यों में रक्तादान, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब रक्त को भेजा जाता है, रक्त का आदान प्रदान किया जाता है, तब कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने लायक होती हैं? तो मनुष्य के रुधिर वर्गों में सामान्यतः कोई भी रक्त अभिश्लेषण नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी भी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीबॉडी एवं एंटीजन उपस्थित नहीं होते। इसका तात्पर्य है, देखो, अभिश्लेषण का अर्थ क्या होता है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है रक्त का एक प्रकार से गाढ़ापन हो जाना। ठीक है, तो हमारे शरीर में तो शरीर के अंदर ही अंदर रक्त नहीं गाढ़ा होता ना, या रक्त नहीं जमता, उसका थक्का नहीं जमता। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एक जैसे, हमारे शरीर में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं आता, या एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं आती। ठीक है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगी। इस कारण से अभिश्लेषण रक्त का शरीर के अंदर नहीं हो पाता। अर्थात एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं होते हैं। यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रित कर दिया जाए जिसमें अनुरूप एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी उपस्थित है, तब रक्त की लाल कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। मतलब जो रक्त की लाल कोशिकाएं हैं वे सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगी, जिससे कि रक्त शरीर के अंदर ही गाढ़ा हो जाएगा, जो कि हृदय के आघात पर परिवर्तित होगा। मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा व्यक्ति के लिए अगर समान रूप के एंटीजन और एंटीबॉडी किसी व्यक्ति में छोड़ दिए गए। उदाहरण के लिए ए रुधिर वर्ग, अब ए रुधिर वर्ग है अगर, तो इसमें एंटीजन होगा ई का रक्त बी रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रण के फलस्वरूप रक्त कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें एंटीजन है ए और बी रुधिर वर्ग में एंटीजन रहेगा बी। लेकिन ए रुधिर वर्ग, ए ग्रुप का ब्लड अगर हम बी ग्रुप वाले व्यक्ति में डाल दें, तो सबसे पहले आप फोकस करिए कि ए ग्रुप में एंटीजन क्या होगा। ए ग्रुप में एंटीजन रहेगा ए और बी ग्रुप में एंटीजन रहेगा बी। लेकिन यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी? बी, और यहां पर एंटीबॉडी होगी ए। अब इन दोनों को नहीं मिलना है, क्योंकि अब भी अपन समझते हुए आए हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर हम ए ग्रुप वाले का ब्लड बी ग्रुप को दे देंगे तो इस एंटीजन ए की मुलाकात हो जाएगी एंटीबॉडी बी से। परिणाम स्वरूप शरीर के अंदर ही रक्त का थक्का जमने लगेगा, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा शरीर के अंदर। इसलिए ये गलती नहीं करना होती है।
इसमें लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इस प्रकार के चिपकाव के फलस्वरूप रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं अंततः प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अतः रक्तदान में एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। रक्त वर्ग ओ, रक्त वर्ग ओ में एंटीजेंस नहीं होते। रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजन नहीं है, इस वजह से इसका जो ब्लड है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीजेंस अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता और इसका आधान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी, जिसमें ए बी है तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी। रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती और इस रक्त वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग के रक्त का आदान किया जा सकता है। इसीलिए ओ कहलाएगा सार्वभौमिक दानकर्ता, मतलब यूनिवर्सल डोनर, और ए बी कहलाएगा सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, मतलब यूनिवर्सल रिसीवर। अब अपन पढ़ते हैं आरएच फैक्टर के बारे में कि यह आरएच फैक्टर क्या होता है। वर्ष 1940 में ही लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन, ये भी होता तो एक प्रकार का एंटीजन ही है, एक प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने इस एंटीजन की खोज रीसस नामक बंदर पर की थी, इसीलिए इस एंटीजन का नामकरण आरएच तत्व किया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उन्हें आरएच सहित अर्थात आरएच पॉजिटिव कहा जाता है और जिनके रक्त में यह नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। अब होता क्या है ये? तो रक्तदान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। क्यों करते हैं? क्योंकि आरएच पॉजिटिव को आरएच नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है, मतलब जो आरएच पॉजिटिव व्यक्ति है उसे आरएच पॉजिटिव का रक्त ही दिया जाएगा और अगर कोई आरएच नेगेटिव है तो उसे आरएच नेगेटिव का ही रक्त दिया जाएगा। यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग को आरएच नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाए, मतलब कंडीशन क्या दी है कि कोई व्यक्ति है जो कि आरएच पॉजिटिव है, उसका ब्लड हमने दे दिया किसी ऐसे व्यक्ति को जो आरएच नेगेटिव है। अब आप यहां पर ध्यान रखिए कि ब्लड किससे किसके शरीर में जा रहा है, तो आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति है उसके शरीर से ये ब्लड जा रहा है आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त आरएच नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अब दूसरी बार फिर से अगर ऐसा किया गया, जब दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तादान किया गया तो रक्त अभिश्लेषण के कारण आरएच नेगेटिव वर्ग वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरएच पॉजिटिव का जो ब्लड था वो दिया गया था किसे? आरएच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को। दूसरी बार भी अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो आरएच नेगेटिव जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब एक और बीमारी है यहां पर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। क्या होता है ये? यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तो प्रथम संतान सामान्य होगी, लेकिन उसके बाद जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये इसका भी ध्यान रखना होता है कि अगर पिता आरएच पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है तो गर्भावस्था, तो पहले शिशु में तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन दूसरे शिशु की गर्भावस्था के समय मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। अब देखिए, एक इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये संभावित रक्त समूह बच्चे का क्या होगा यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का भी ए है, तो उनके बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या फिर ओ, मतलब या तो उसमें एंटीजन ए चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा या फिर ओ। अगर
माता पिता में से एक ए है और एक बी है, तो जो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर ओ। दिमाग में ये रखिएगा, या तो बच्चे के शरीर में एंटीजन ए होगा या फिर एंटीजन बी होगा या फिर दोनों होंगे इसलिए ए बी हो जाएगा, या फिर एक भी नहीं होगा तो ओ हो जाएगा। और अगर माता पिता में से एक ए है और एक ए बी है, तो उनके बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा। अब उन दोनों में से माता पिता में से एक ए है और एक ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह या तो ए होगा या फिर ओ। माता पिता में से अगर दोनों बी हैं तो बच्चे का भी या तो बी होगा या फिर ओ। माता पिता में से एक बी है और एक ए बी है, तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या बी या फिर ए बी। अब माता पिता में से एक बी है और एक ओ है, तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो बी होगा या फिर ओ। अब माता पिता दोनों ए बी हैं, तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या बी या फिर ए बी। और माता पिता में से एक ए बी है और एक ओ है, ठीक है, तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह है वो या तो ए होगा या फिर बी। और माता पिता में से दोनों अगर ओ हैं तो बच्चा भी ओ ही होगा, ठीक है। अब अगर अपन RH फैक्टर की बात करें तो अगर दोनों RH पॉजिटिव हैं तो बच्चा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और दोनों अगर RH नेगेटिव हैं तो ये पक्का ही है कि बच्चा नेगेटिव होगा। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव तो कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मानवीय हृदय के बारे में, कि मानवीय हृदय की संरचना कैसे बनती है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। मानव में 4 कक्षीय हृदय होता है जो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, और यह मुट्ठी के बराबर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका भार पुरुषों में औसतन 350 ग्राम और महिलाओं में लगभग 250 ग्राम होता है। हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यकी के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मानव हृदय को चारों ओर से घेरने वाली एक झिल्ली होती है जिसे पैराकार्डियम झिल्ली कहते हैं। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करना होता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हृदय और कुछ भी नहीं, हमारे शरीर में लगा हुआ एक पंप है। अब हम 4 कक्षों का अध्ययन करते हैं मानवीय हृदय के। तो मानव हृदय के जो 4 कक्ष हैं उसमें जो ऊपर का क्षेत्र है उसको कहा जाता है आलिंद या एट्रियम। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। यह हृदय का ऊपरी भाग होता है जो चौड़ा होता है। यह 2 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला है दायां आलिंद या राइट एट्रियम। दाएं आलिंद में महाशिरा अर्थात वेना कावा खुलती है। जैसे ये देखिए आप, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये आकर खुल रही है कहां पर, राइट एट्रियम पर या दाएं आलिंद पर, जो शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त लेकर आती है। मतलब दाएं आलिंद में ये वेना कावा खुल रही है जो वीन्स या सबसे बड़ी वीन्स है, ठीक है। और ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर आ रही है और इसे छोड़ रही है दाएं आलिंद में। अब हम बात करते हैं बाएं आलिंद की या लेफ्ट एट्रियम की, मतलब इस वाले क्षेत्र की। बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराएं आकर खुलती हैं, ठीक है। अब देखिए, वीन्स अर्थात शिरा, नॉर्मल वीन्स का अर्थात शिराओं का कार्य क्या होता है, तो नॉर्मल शिराओं का कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर आना और उन्हें हृदय तक पहुंचाना। जबकि अगर हम बात करें फुफ्फुसीय शिराओं की, तो फुफ्फुसीय शिराएं शुद्ध रक्त लेकर आती हैं फेफड़ों से हृदय तक। जैसे बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिराएं आकर खुलती हैं जो शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं। लेकिन कहां से आ रही हैं फुफ्फुसीय शिराएं? फुफ्फुसीय शिराएं आ रही हैं फेफड़ों से हृदय तक।
जबकि जो शिराएं हैं वे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं हृदय तक। जबकि फुफ्फुसीय शिरा ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आती है हृदय तक। अब हम बात करते हैं निलय की, अर्थात वेंट्रिकल्स की। ये हृदय का निचला भाग होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां निलय या राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है। देखिए, धमनी अर्थात आर्टरीज का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सिर्फ सामान्य आर्टरीज होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को बॉडी के विभिन्न टिश्यूज तक ले जाना, विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाना। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी का मुख्य कार्य होता है हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाना और उसे लंग्स तक पहुंचाना। और ये फुफ्फुसीय धमनी कहां से लेती है अशुद्ध रक्त? तो ये लेती है दाएं निलय से। ठीक है, तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है। अब हम बात करें बाएं निलय की। ठीक है, बाएं निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल की। बाएं निलय में धमनियां खुलती हैं। कौन सी धमनियां? जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जो बाएं आलिंद से बाएं निलय में आए शुद्ध रक्त को ऊतकों तक पहुंचाती हैं। बाएं आलिंद से बाएं निलय मतलब यहां पे से जो शुद्ध रक्त आ रहा है इस स्थान पर, इन्हें ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। तो ये 4 कक्ष हो गए मानवीय हृदय के। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है आलिंद और नीचे का जो पोर्शन है वो कहलाता है निलय। ठीक है, अब ध्यान देने लायक बात क्या है कि हृदय की दीवारों का अधिकांश भाग हृदय पेशियां बनाती हैं या कार्डियक मसल्स बनाते हैं, और इन कार्डियक मसल्स के संकुचन और शिथिलन के कारण ही हृदय धड़कता है। अब हृदय में कपाट भी होते हैं। कपाट मतलब वॉल्व्स। हृदय में 2 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं। एक होता है आलिंद निलय छिद्र। अब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है आलिंद और नीचे वाला पोर्शन कहलाता है निलय। ठीक है, अब आलिंद निलय छिद्र, तो इन छिद्रों द्वारा आलिंद अपने नीचे के निलय में खुलते हैं। ऊपर वाला जो आलिंद वाला क्षेत्र ये नीचे के निलय में खुलता है। हृदय में दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिनली कपाट होता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट होगा वो कहलाता है त्रिनली कपाट। ठीक है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विनली कपाट होता है। यहां पर जो कपाट होगा वो कहलाएगा द्विनली कपाट। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। तो दाएं निलय से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी, दाएं निलय से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी और बाएं निलय से निकलने वाली आर्टरीज के बीच अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो रक्त को नलियों में वापस नहीं जाने देते। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए कि कपाट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलिंद निलय क्षेत्र और एक होता है अर्धचंद्राकार कपाट। अब अपन डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल्स को यूजुअली हम कहते हैं रक्त वाहिनियां, और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धमनी तंत्र, एक शिरा तंत्र और एक केश नालिका। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं धमनी तंत्र के बारे में। तो धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती हैं। अब इन धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। केवल फुफ्फुसीय धमनियां इसका अपवाद है, क्योंकि यह हृदय से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। तो धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से बॉडी के विभिन्न अंगों तक ले जाएंगी, जबकि जो फुफ्फुसीय धमनियां हैं, फुफ्फुसीय धमनियां
अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है ताकि वो ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और फेफड़ों के माध्यम से फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चली जाए और ऑक्सीजन उस रक्त में आ जाए। इसलिए धमनियां का जो कार्य होता है उसी के बिल्कुल विपरीत होता है फुफ्फुसीय धमनियों का कार्य। ठीक है, धमनियां क्या कर रही हैं? ये शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जबकि फुफ्फुसीय धमनियां अशुद्ध रक्त को हृदय से उठाती हैं और लंग्स तक लेकर जाती हैं। शरीर के सभी भागों में जाने वाले शुद्ध रक्त को हृदय एक मोटी महाधमनी में पंप करता है जिसे एओर्टा या सिस्टमिक आर्क कहा जाता है। इसी प्रकार अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजने के लिए हृदय एक मोटी महाधमनी का प्रयोग करता है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं या फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा धमनी तंत्र। अब हम डिस्कस करते हैं शिरा के बारे में। तो शिराएं शरीर के सभी अंगों से एवं ऊतकों से रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं, अतः इसमें अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है, परंतु इसका अपवाद पल्मोनरी वीन्स अर्थात फुफ्फुसीय शिरा है। क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर आती है। ठीक है, इसलिए इसका अपवाद हो जाएगी क्या? फुफ्फुसीय शिरा। शरीर के समस्त भागों से अशुद्ध रुधिर की वापस एक उच्च महाशिरा में होती है जिसे कहा जाता है ये वेना कावा। और तीसरे प्रकार होता है केश नालिका का। ये धमनियों से शिराओं तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नालिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतकों के अंदर होती हैं। इनकी पतली दीवारों से अपशिष्ट पोषक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जैसे आप समझिएगा केश नालिकाओं को कि होता क्या है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये है आर्टरी मतलब हमारी धमनी, ठीक है, और ये है वीन्स मतलब शिरा। और यहां पर समझ लीजिए आप कि हो गया एक टिश्यू, जैसे यहां पर दिया है टिश्यू सेल्स। ठीक है, तो होता क्या है कि आर्टरी से शुद्ध रक्त गया टिश्यूज में, ठीक है, और इन टिश्यूज में पतली पतली सी कैपिलरीज होती हैं और इन कैपिलरीज से ये जो रक्त है ये वापस चला गया वीन्स में। तो इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और इनके बीच में कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं और कार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से आर्टरीज से शुद्ध रक्त जाता है और वीन्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त वापस हृदय में आ जाता है। तो ये हो गई 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स। कौन कौन से? धमनी, शिरा और केशनलिया। अब अपन स्टडी करते हैं हृदय की क्रिया विधि के लिए कि किस प्रकार से यह हृदय कार्य करता है। तो शरीर में रुधिर का परिसंचरण हृदय की पंप क्रिया द्वारा संपन्न होता है। हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था को प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल कहा जाता है जिसमें निलय सिकुड़ते हैं। मतलब ये जो गतिविधि होती है ना सिस्टोल, इसमें निलय मतलब निचला भाग ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, और उनमें भरे रुधिर को महाधमनी में पंप करते हैं। द्वितीय अवस्था को अनुशीतलन या डायस्टोल कहा जाता है जिसमें निलय फैलते हैं और आलिंद से रुधिर इसमें आ जाता है। एक प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल तथा एक अनुशीतलन अर्थात डायस्टोल मिलकर एक हृदय धड़कन का निर्माण करते हैं। एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, परंतु कड़ी मेहनत या व्यायाम के फलस्वरूप यह धड़कन बढ़कर 1 मिनट में 180 बार तक हो सकती है। ठीक है, हृदय की धड़कन के समय दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं।
मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्र है आलिंद का, ये एक साथ सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, और फिर नीचे निलय का क्षेत्र एक साथ सिकुड़ेगा और फिर फैलेगा। और ये सब सिकुड़ना और फैलना किसके कारण हो पाता है? ये हो पाता है कार्डियक मसल्स के द्वारा। और कार्डियक मसल्स वो मसल्स है जिनसे हमारा पूरा हृदय बना होता है। हृदय की धड़कन दाहिने आलिंद, दाहिना आलिंद मतलब ये वाला सेक्शन, दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है। इस एरिया में जो ऊतक हैं यहां से धड़कन प्रारंभ होती है, जिसे शिरा आलिंद नोड, ये जो दिया है ना साइनो आर्टेरियल नोड, इसको बोला जाए शिरा आलिंद नोड कहते हैं। यह और इसी स्थान को पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि धड़कन का रेगुलेशन इस स्थान से होता है। अब रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर। हृदय के बार बार पंपिंग के कारण रक्त नालिकाओं की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और रक्तदाब मापने हेतु स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी ने देखा होगा। अब अपन बात करते हैं ईसीजी की। तो यह वह उपकरण है जिससे हृदय की गतिविधि मापी जाती है। यह उपकरण हृदय स्पंदन को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे स्पंदन की अनियमितताओं को आकलित किया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब हृदय से संबंधित कुछ रोग पढ़ते हैं अपन। तो पहला है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। यदि कोरोनरी आर्टरीज में थक्का जम जाता है तो हृदय की पेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता, जिससे एंजाइना रोग कहते हैं। इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिससे एंजाइना अटैक आता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक जो विकार है हृदय का वो है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। यदि धमनियों में किसी अवरोध जैसे कोलेस्ट्रॉल के जमने से हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त रक्त प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था में हृदय की पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और अपना कार्य पूरी क्षमता से नहीं कर पाती। इस अवस्था को कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं हार्ट अटैक। तीसरा है रियूमेटिक हार्ट डिसीज। ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंट नामक जीवाणु के कारण हृदय के कपाट सही तरीके से कार्य नहीं करते, जिससे हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं और इससे रक्त विपरीत दिशा में जाने लगता है। इस रोग को कपाटीय रोग कहते हैं। और फिर हार्ट के जो वॉल्व हैं, ये वॉल्व बदले जाएंगे। आपने सुना भी होगा बहुत से लोगों के इस प्रकार के वॉल्व बदले गए क्योंकि वो पीड़ित थे रियूमेटिक हार्ट डिसीज से। और चौथा है मंद स्पंदन। इस बीमारी में दिल की धड़कन कम हो जाती है, जिससे इलाज के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लसीका परिसंचरण तंत्र के बारे में। बहुत अवेटेड टॉपिक था ये, लसीकाएं क्या होती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है। मतलब कोई भी एक सेल है, यहां से समझिए एक सेल है, ठीक है। इस सेल के चारों तरफ द्रव की एक पतली परत होती है जिसे ऊतक द्रव या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान इसी ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। फिर से समझिए, जो रुधिर है, ब्लड है और कोशिका है, इनके बीच में जो भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इसी द्रव से होता है। वास्तव में रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन आदि सबसे पहले इसी ऊतक द्रव में ही विसरित होते हैं और तब ऊतक द्रव से कोशिकाओं में, मतलब अगर ब्लड से और किसी सेल के बीच में किसी पदार्थ का आदान प्रदान होना है तो वो डायरेक्ट सेल में नहीं जाएगा, पहले वो इस द्रव में जाएगा और द्रव में फैलने के बाद पहुंचेगा सेल के अंदर। इसी प्रकार कोशिकाओं से पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि पहले इसी ऊतक द्रव में, जो कोशिका के चारों ओर भरा है ना ऊतक द्रव, इस ऊतक द्रव में पहले ये पदार्थ जाएगा, विसरित होगा,
फिर इस द्रव से रुधिर कोशिकाओं में, यह ऊतक द्रव वाहिनियों में एकत्रित होता है। मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल्स में एकत्रित हो जाता है यह ऊतक द्रव। वाहिनियों में एकत्रित होने के बाद इसे लसिका कहते हैं। लसिका जिस वाहिनी में एकत्रित होता है उसे लसिका वाहिनी कहा जाता है। लसिका, देखो, जब तक ये जो द्रव है वो एक सेल के चारों तरफ फैला हुआ है तब तक इसे सेल्यूलर लिक्विड बोलेंगे, लेकिन जब ये एक वाहिनी में एकत्रित हो जाए तब ये कहलाएगा लसिका। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह लाल रंग का नहीं होता। इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा की भांति होता है, जिसमें विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये समझिएगा, लसिका में भी उपस्थित होती हैं लिम्फोसाइट्स। लसिका वाहिनियां अंततः मिलकर वक्षीय वाहिनियां या थोरैसिक डक्ट या दाहिनी लसिका वाहिनी बनाती हैं, जो हृदय के निकट शिरातंत्र में खुलती हैं। इस प्रकार से हृदय के निकट ये शिरातंत्र में खुलेंगी। लसिका प्रवाह केवल एक ही दिशा में अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर होता है। ऐसा नहीं कि हृदय से ऊतकों की ओर, ये सिर्फ एक ही दिशा में होता है, विभिन्न ऊतकों से हृदय की ओर। लसिका वाहिनियां कहीं कहीं पर फूलकर गांठें बनाती हैं, जिनको लसिका गांठें या लिम्फ नोड्स कहा जाता है। मनुष्य के गर्दन, बाहु कक्षों मतलब आर्मपिट्स आदि में सबसे अधिक संख्या में लसिका गांठें मौजूद होती हैं। मनुष्य के गले में जो टॉन्सिल्स हैं उसमें भी लसिका गांठें एवं पिंड के रूप में उपस्थित हैं। अब लसिका के कार्य क्या क्या हैं? तो लसिका के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे जल का अस्थायी संचय करना, अधिशेष जल का अवशोषण करना, दीर्घाणुओं का परिवहन करना, वसा का परिवहन करना और संक्रमण से सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से लसिका तंत्र भी हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कमेंट हो तो आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।